ओके, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स इसके कर लिए थे। ओके, ये एमसीक्यूज भी कर लिए थे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आई थिंक वी हैड कंप्लीटेड टिल क्वेश्चन नंबर 3, बराबर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ओके, वो मैं सॉल्व करूंगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक, ओके, मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। ओके, लार्ज बॉल 2 मीटर in radius is made up of a rope of square cross section with a length 4 mm. Okay, yes. तो बेसिकली क्या है, ये एक रोप है और वो रोप जो है, जैसे इमेजिन करो ये रोप है, ठीक है। तो उसका स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है। अब इसका क्रॉस सेक्शन क्या है, तो सर्कुलर। ओके, तो हमारी जो रोप है उसका जो क्रॉस सेक्शन है, यस, तो वो कैसा है, इट इज स्क्वायर। और उसका एक साइड क्या है, 4 mm। तो ये भी साइड कितना हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी 4 mm। तो मैं बोलूंगा, ओके, साइड ऑफ द स्क्वायर इज 4 mm, which is nothing but 4 into 10 raised to minus 3 meter. Okay, this is our sum number 4. Okay, अब अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं, अगर ये साइड है तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल बी इक्वल टू व्हाट, साइड स्क्वायर। वो हो जाएगा 4 into 10 raised to minus 3 मीटर का स्क्वायर। अब एरिया क्यों निकाल रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो इसका आंसर आएगा हमारा 16 into 10 raised to minus 6 मीटर स्क्वायर। ये अपना पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट होगा, ठीक है। अच्छा, ये अभी क्या है, आप रोप को सामने से देख रहे हो, सामने से देख रहे हो। तो अभी तो ये मेरा मार्कर है, पेन है, ठीक है। तो ये आपको क्या दिख रहा है, दिस इज सर्कुलर। लेकिन जो रोप है, वो रोप का क्रॉस सेक्शन कैसा है, स्क्वायर है। तो इसको जब मैं साइड से देखूंगा तो मुझे क्या दिखेगा, पूरा लेंथ। तो यहाँ पे अगर मैं उसको ड्रॉ करूंगा तो इसको ही, ये अभी मैं सामने से देख रहा हूँ, इसको ही अगर मैंने साइड से देखा तो ये रोप मुझे बहुत लंबी दिखेगी, लाइक दिस। ओके, यस, और ये आगे कंटिन्यू होते जाएगी, ठीक है, यस। तो ये हो गई हमारी रोप। अब ये जो रोप है, तो इसकी जो लेंथ है, ओके, ये काफी लंबी रहने वाली है। तो वो जो लेंथ है उसको मैं बोल देता हूँ एल। ओके, तो मैं ऐसा बोलूंगा, वॉल्यूम ऑफ रोप will be what? So it will be area of cross section into the length. Okay, एकदम सिंपल कंसेप्ट है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वो होता है पाई आर स्क्वायर, बराबर है। जो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर इनटू द हाइट ऑफ सिलेंडर। तो रोप के लिए भी वही कंसेप्ट यूज करना है। बस अभी जो उसका एरिया रहेगा तो वो क्या रहेगा, इट विल बी साइड स्क्वायर, ठीक है, इनटू व्हाट, लेंथ। तो अभी हम लोग बोलेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू व्हाट, लेंथ, यानी एस स्क्वायर इनटू एल। ओके, बट ओके, तो हमारा जो एस स्क्वायर का वैल्यू है वो आ रहा है आपका 16 इंटू 10 रेज टू माइनस 6। और ये जो एल है उसको हम लोग इस तरह से ही लिख देते हैं। ओके, तो आपका जो टोटल वॉल्यूम ऑफ रोप आएगा, दैट विल बी 16 इंटू 10 रेज टू माइनस 6 इंटू एल मीटर क्यूब। ओके, इसको हम लोगों ने बोल दिया इक्वेशन सेकंड। अब अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि यही रोप को क्या किया है हम लोगों ने, ओके, यस, तो इसको बंडल किया हुआ है या इसको रोल कर दिया। अब ये रोल करने के बाद हम लोग क्या बोलेंगे, एक स्पीयर फॉर्म। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, rope is bundled to form a spear. ओके, अब इसमें बेसिक कॉमन सेंस क्या है, तो हम लोग बोलेंगे कि जब आप रोप को बंडल कर रहे हो, ठीक है, और एक स्पीयर फॉर्म कर रहे हो, तो आपको सब में ऐसा दिया हुआ है कि आप लोगों ने जो एयर गैप है या एयर स्पेस है उसको क्या करना है, निगलेक्ट करना है। यानी बीच में की जो एयर गैप्स छोटी मोटी रहेगी, तो अगर मैं उसको निगलेक्ट करता हूँ और ऐसा एज्यूम करता हूँ कि एयर गैप्स है ही नहीं, ओके, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि जो पहले का वॉल्यूम था रोप का, ओके, वो बंडल करने के बाद भी उतना ही वॉल्यूम या उतना ही मटेरियल अवेलेबल रहेगा। ओके, यस, हम लोगों ने रोप को कट नहीं किया है, ओके, या मैंने उसमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस कुछ इंक्लूड नहीं की। तो मैं ऐसा बोलूंगा, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ रोप। ओके, अब ये इनिशियल वॉल्यूम ऑफ रोप, इसको हम लोग बोल देते हैं V1। ओके, V1 इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम ऑफ बंडल्ड रोप, इसको मैं बोलूंगा V2।
तो यहाँ पे मुझे इक्वेशन मिलेगा v1 इज इक्वल टू वॉट v2, बट v1 का वैल्यू है अपने पास तो वो डाल देते हैं 16 इंटू 10⁻⁻6 इंटू एल इज इक्वल टू v2 क्या है, तो मैं बोलूँगा बेसिकली v2 इज वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, बराबर है। और ये जो स्पीयर है, ओके, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो वो बंडल स्पीयर है का जो रेडियस है इज गिवन एज व्हाट r इक्वल टू 2 मीटर, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। ये क्लियर है आप लोगों को? तो इसमें से कुछ टर्म्स जो रहेगी वो कैंसिल हो जाएगी, ये हो जाएगा दिस विल बी 4, तो ये आपका बन जाएगा 4 1 जा 4 4 जा 4 3 जा 12, ये हो जाएगा 12 इंटू 10⁻⁻6 इंटू एल इज इक्वल टू वॉट, तो ये आपका पाई का वैल्यू 3.142 हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं, और r क्यूब यानी कितना हो जाएगा 2 क्यूब विच इज गोइंग टू बी वॉट 8, तो आपका जो l का वैल्यू आएगा दैट विल बी 3.142 इंटू 8 अपॉन जो 12 इंटू 10⁻⁻6 है वो नीचे आ जाएगा, ओके, ये टर्म यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड करने के लिए, ओके। अच्छा, इसमें भी हम लोग बोलेंगे ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 वॉट्स आ 4 2 जा एंड दिस विल बी 4 3 जा, ओके। तो अभी जो आपका आंसर आएगा तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 3 1 जा, ओके, फिर 0 ले लिया, 3 4 जा 12, बराबर है, ओके। उसके बाद अगेन 2 3 7 जा 21, तो यहाँ तक रखा तो भी चलेगा, इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 ऊपर ले लिया, ओके, तो ये हो जाएगा 10⁻+6, तो इसका जो आंसर रहेगा आपका इज गोइंग टू बी 2.094, ओके, यस, इंटू 10⁻6 मीटर। तो इतनी लंबी रोड, अब आप पूछोगे सर ये 2.094 इंटू 10⁻6 मीटर, ओके, क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2.094 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ मीटर, दैट इज गोइंग टू बी 2.094 इंटू 10⁻³। अब ये जो 10⁻³ मीटर है उसको ही क्या लिख देता हूँ मैं किलोमीटर, ओके, यस। तो ये आपका जो लेंथ है उसका आंसर आ गया है, ओके, यस। यहाँ पे मैं इसको इस तरह से एक ब्लॉक में डाल देता हूँ। अच्छा, अभी इसके अंदर आपको ये ध्यान में रखना है कि हमारा जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, तो हम लोगों ने क्या सीखा था, जो ए का वैल्यू है, ओके, इट शुड बी बिटवीन 0.5 एंड 5, यानी तो ऐसा है कि 0.5 लेस देन इक्वल टू 8 लेस देन इक्वल टू 5। चेक करो 2.094 जो दोनों ही केसेस में है, ओके, वो 0.5 एंड 5 के बीच में बैठता है, तो हम लोग बोलेंगे जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड रहेगा, ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फाइनल ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो हमारा आंसर का है, ओके, दैट विल बी आइदर यू कैन से 10⁻6 मीटर और 10⁻³ किलोमीटर, ओके। फाइनल वैल्यू नहीं पूछी आपको, आपको क्या पूछा है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ओके, यस। एक बार सम का आंसर देख लेते हैं, यस। तो हमारा जो आंसर आ रहा है, ओके, इट इज कमिंग सेम 10⁻6 मीटर और 10⁻³ किलोमीटर, ओके। तो ये सम को क्या करना है अच्छे से नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 देख लिया है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 to 9 मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, वो अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं ग्रुप पे आपको सॉल्व करके दे दूँगा, ठीक है, यस। एनीवे विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 10, v इज इक्वल टू a इंटू टी प्लस b अपॉन होल t प्लस सी, यहाँ पे उन्होंने ब्रैकेट डालना चाहिए था t प्लस सी को, प्लस v नॉट इज अ डायमेंशनली वैलिड इक्वेशन, यानी उन्होंने दिया है कि ये इक्वेशन क्या है, सही है, डायमेंशनली तो सही है, ओके। Obtain the dimensional formula for a, b and c where v is the velocity, t is the time and v0 is the initial velocity, okay। तो पहली बात तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जब आपको कहाँ पे एडिशन टर्म्स दिख रहे हैं, ओके, यस, तो जितने भी एडिशन टर्म्स हैं वो सिमिलर टाइप के क्वांटिटीज के बीच में, बोलने का मतलब क्या है, एक वेलोसिटी को दूसरा वेलोसिटी ऐड कर सकते हैं, ओके, या दो फिजिकल क्वांटिटीज को तभी ऐड कर सकते हैं जब उनका यूनिट सेम हो। बोलने का मतलब क्या है, तो अभी v का यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड, ओके,
तो हम लोग RHS पे 3 क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोगों का क्ल्यू ये रहेगा कि A इंटू टी पहला टर्म हुआ, दूसरा टर्म हुआ B अपॉन टी प्लस सी, और जो तीसरा टर्म हुआ ओके इट इज व्हाट V0 या V0। तो ये तीनों टर्म का जो यूनिट रहेगा और डायमेंशन रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, बेस्ड ऑन दैट ओके वी हैव टू व्हाट सॉल्व द इक्वेशन ओके एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, तो अभी इसको देख लेते हैं कैसे करना है। तो पहले तो मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ, V इज इक्वल टू AT प्लस B अपॉन टी प्लस सी प्लस V0। एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ, V is equal to AT plus B upon T plus C plus V0। ओके यस, तो यहाँ पे मैं ऐसा लिखूंगा, since V and V0 both are velocities ओके यस, तो हम लोग बोलेंगे डायमेंशन ऑफ V विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V0 विल बी इक्वल टू, वेलोसिटी क्या होता है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का यूनिट क्या आता है तो हम लोग बोलते हैं इट इज मीटर पर सेकेंड। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि डायमेंशन निकालते वक्त एकदम सिंपल है, तो मैं यहाँ पे L ओके M और T लिख देता हूँ। ओके यस, तो यहाँ पे लेंथ एक बार आ रहा है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया L1। kg आ रहा है क्या, नहीं, तो मैंने लिख दिया M0। और टाइम कितने बार आ रहा है तो डिनोमिनेटर में एक बार आ रहा है। ओके, तो डिनोमिनेटर में अगर एक बार आ रहा है तो ये ऊपर आके क्या हो जाएगा, तो सेकेंड जो है तो वो हो जाएगा मीटर इंटू सेकेंड रेस टू -1, तो यहाँ पे आ जाएगा T-1। ओके यस, तो बेसिकली इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ L1 T-1। ओके, अच्छा अभी इन्होंने क्या दिया है, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ओके, इसका मतलब क्या है, तो मैं ऐसा लिख दूंगा, हेंस ईच टर्म विल हैव यूनिफॉर्म डायमेंशन। ठीक है यस, तो मैंने ये स्पेस ऐसा यूटिलाइज किया है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसका बोलने का मतलब क्या है, अगर ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो हर एक जो टर्म है, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म एंड दिस इज फोर्थ टर्म। ओके, तो ओवरऑल LHS RHS में मिला के 4 टर्म्स है, चारों टर्म का जो डायमेंशन है वो क्या रहेगा, इट विल बी L1T-1। ओके, तो अभी मैं V और V0 को बाद में हम लोग डील करेंगे, पहले AT को देख लेते हैं। तो मैं बोलूंगा डायमेंशन ऑफ AT विल बी ऑल्सो वॉट L1T-1। लेकिन हम लोग को पता है डायमेंशन ऑफ AT को ऐसे लिखते थे, डायमेंशन ऑफ A इंटू डायमेंशन ऑफ T इज इक्वल टू वॉट L1T-1। तो डायमेंशन ऑफ ए ये हमको निकालना है। अभी आप बोलोगे सर ए एन एक्सीलरेशन होगा 100%। ओके यस, और एक्सीलरेशन का डायमेंशन पता है तो डायरेक्टली लिख नहीं सकते, तो मैं बोलूँगा नहीं, यहाँ पे आपको एक्सीलरेशन का डायमेंशन ये इक्वेशन से फाइंड करना है। ओके, तो खुद ओके एक्सीलरेशन का डायरेक्टली डायमेंशन नहीं डालना है, वी हैव टू फाइंड इट। तो डायमेंशन ऑफ टी क्या है, मैं बोलूँगा इट विल बी T1 L1T-1। ओके, तो डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन विल बी इक्वल टू व्हाट, तो मैं L1 और T-1 को इस तरह से सेपरेट कर सकता हूँ, ये मैंने शायद आपको पहले बताया नहीं है, और T1 इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ओके यस, तो देयरफॉर डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन विल बी व्हाट, ओके L1, T1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1। ओके, तो बेसिकली ये जो T-1 है ऊपर जाके जब T-1 हो जाएगा तो ये -1 क्या हो जाएगा, ऐड होके ये आपका बन जाएगा T-1 और फाइनली कंबाइंड फॉर्म में डायमेंशन ऑफ ए यानी आप इसको एक्सीलरेशन बोल सकते हैं, इट इज L1T-2। दिस इज योर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको क्या कर देता हूँ मैं, मार्क कर देता हूँ। ठीक है यस, अभी हम लोग क्या करेंगे हमारी अगली टर्म लेते हैं। ओके, तो मैं ऐसा बोलूँगा, अच्छा इसमें एक बात ये है कि डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, T+C आ रहा है। ओके यस, तो हम लोग बोलेंगे ओनली दोज टर्म्स
can be added which have same unit, either यूनिट सेम है या फिर उनके डायमेंशंस सेम है। ओके, तो बोलने का मतलब क्या है, डायमेंशन ऑफ टी और डायमेंशन ऑफ सी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। एंड डायमेंशन ऑफ टी क्या है, तो टी इज टाइम, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ सी क्या हो जाएगा, इट विल बी t1। ओके, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ सी विल बी इक्वल टू t⁻1। ओके, यस, तो ये हो गया हमारा रिजल्ट नंबर 3। और अगर डायमेंशन ऑफ सी क्या है, t⁻1 है, तो मैं ऐसा बोलूंगा देयरफॉर, ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ डायमेंशन ऑफ सी प्लस टी एज होल। ओके, क्योंकि इसको हम लोग एक टर्म लेंगे, मैं ये थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ, डायमेंशन ऑफ सी प्लस टी, यस, विल बी ऑल्सो व्हाट, t⁻1। ओके, बेस्ड ऑन दैट अभी हम लोग क्या करेंगे, ओके, जो नेक्स्ट टर्म है, तो मैं ऐसा लिख देता हूँ देयरफॉर डायमेंशन ऑफ b अपॉन t प्लस सी। ओके, यस, और अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या बोला कि हर एक टर्म का डायमेंशन जो रहेगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। यानी ये 1 2 3 4 सबका डायमेंशन क्या है, L1t-1, तो इसका भी डायमेंशन क्या हो जाएगा, L1t-1। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ, डायमेंशन ऑफ b, ओके, यस, अपॉन डायमेंशन ऑफ t प्लस सी, ओके, इज इक्वल टू L1t-1। ठीक है, यस, तो फाइनली हम लोग ऐसे लिखेंगे देयरफॉर डायमेंशन ऑफ b विल बी इक्वल टू L1t-1। अच्छा, अभी ये जो डायमेंशन ऑफ t प्लस सी, ओके, यस, तो ये इधर आ जाएगा, तो पूरा t प्लस सी लिखने से अच्छा मेरे पास डायमेंशन ऑफ c प्लस टी या t प्लस सी है, वो क्या है, t1। तो ये वैल्यू मैं क्या करूँगा, इधर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा t⁻1। ओके, अच्छा अभी इसको थोड़ा देख लेते हैं, तो मैं बोलूँगा देयरफॉर डायमेंशन ऑफ b क्या है, इट विल बी L1 t⁻1 और t⁻1। ओके, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा, ओके, t⁻1 प्लस 1, -1 प्लस 1 क्या हो गया, 0, तो अपने को मिलेगा L1t0। ओके, यस, तो ये हुआ आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, तो मैं ब्लॉक में डाल देता हूँ, दिस इज योर रिजल्ट नंबर 4। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो हम लोगों को क्वेश्चन में क्या पूछा था, ओके, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए सी एंड बी। ठीक है, तो ये अपने आंसर्स आ गए, एक बार हम लोग टेक्स्ट बुक के साथ मैच कर लेते हैं। तो टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है, डायमेंशन ऑफ ए, दे हैव गिवन इट एज L1m0t-2। ओके, हम लोगों ने उसको कैसे लिखा हुआ है, L1t-2। आपने ऐसा लिखा आंसर तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ओके, यस, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सॉरी, डायमेंशन ऑफ ए विल बी, अगर आपको LMT फॉर्म में लिखना है, ओके, तो मैं बोलूँगा इट विल बी L1m0t-2। ओके, नेक्स्ट कौन सा है, फिर डायमेंशन ऑफ बी लिख लेते हैं, डायमेंशन ऑफ बी जो रहेगा दैट विल बी व्हाट, सो इट विल बी L1m0 एंड t0। ओके, और क्या पूछा था आपको, डायमेंशन ऑफ सी पूछा था। ओके, यस, डायमेंशन ऑफ सी विल बी व्हाट, so it will be, yes, L0m0, और यहाँ पे देखिए t1। ठीक है, तो अभी आपका आंसर जो है वो टेक्स्ट बुक के फॉर्मेट में मैंने लिख दिया, प्रेजेंट किया मैं, एक बार चेक कर लेते हैं। डायमेंशन ऑफ सी देखते हैं, डायमेंशन ऑफ सी इज L0m0t1, डायमेंशन ऑफ बी इज L1m0t0। ओके, यस, तो हमारे आंसर्स के साथ क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। ठीक है, यस, तो इसको क्या करना है, अच्छे से कॉपी कर लेना है। ओके, देन विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो हमारा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 11। द लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल आर 4.234 मीटर, 1.005 मीटर and 2.01, okay, centimeter respectively. Give the area and volume of the sheet to correct significant figures। okay, तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, okay, कि ये आपको ऐसी एक शीट दी हुई है,
ये इसका लेंथ है, ठीक है? ये वाला जो डायमेंशन है दिस इज द लेंथ, और लेंथ आपको कितनी दी हुई है? सो लेंथ दे हैव गिवन इट एज 4.234 4.234 मीटर, ओके। जो ब्रेड्थ आपको दी हुई डी का जो वैल्यू है दैट इज गिवन एज मेरे ख्याल से 1.005 मीटर, 1.005 मीटर, और थिकनेस भी दिया हुआ आपको, ठीक? तो मैं ये थिकनेस ऐसे दिखा देता हूँ, वो भी क्लियर है। कोई भी शीट रहती है तो वो कुछ सेंटीमीटर या एमएम में थिक पे रहती है। तो आई होप आपको ये डायग्राम क्लियर है। ये दिखा रहा है थिकनेस, तो जो आपको थिकनेस दी हुई है, तो थिकनेस लेट अस से उसको मैं बोल देता हूँ टी, इट इज गिवन एज 2.01 सेंटीमीटर। तो 2.01 सेंटीमीटर मैं यहाँ पे अच्छे से लिख लेता हूँ। इसको आप क्या कर सकते हो, मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 0.0201 मीटर, ओके। तो तीनों डायमेंशंस में लिख देता हूँ। लेंथ विच इज 4.234 मीटर, ओके। उसके बाद ब्रेड्थ विच इज 1.005 मीटर, ओके। और हाइट या फिर आप इसको थिकनेस बोल सकते हैं, थिकनेस विच इज 0.0201 मीटर, ओके। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो इंडिविजुअल डायमेंशंस, ओके, उसके मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स निकाल देता हूँ। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो डेसिमल के ये साइड के जितने भी नंबर्स हैं नॉन जीरो नंबर, और यानी डेसिमल के राइट साइड के एज वेल एज लेफ्ट साइड के सब नॉन जीरो नंबर्स हम लोग कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर हुआ 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इधर हम लोग बोलेंगे डेसिमल के लेफ्ट साइड पे 1 है तो उसको कंसिडर करना है, और 1 और 5 के बीच में ये 2 जीरोस हैं, तो इनको हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो हम लोग बोलेंगे 1 2 3 4। यहाँ पे भी जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 4 है, यानी लेंथ में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ब्रेड्थ में भी कितना है, 4 है। जो थिकनेस है, ओके, यस, तो थिकनेस में हम लोग बोलेंगे कि जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो 2 आएगा उसमें, 1 आएगा और 0 आएगा, क्योंकि ये 0 इन दोनों के बीच में। लेकिन हम लोगों ने सीखा हुआ है द जीरोस, ओके, विच लाई टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर, ओके, यानी जहाँ से हमारा मेन नंबर स्टार्ट हो रहा है 2 0 1, तो 2 के लेफ्ट साइड में जितने भी जीरोस हैं तो इनको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3, ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर आपको यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकालना है, या फिर सिर्फ हम लोग बोलते हैं कि प्लेन एरिया निकालना है। फॉर एग्जांपल अगर ये शीट है हमारी, ओके, और इसको मैं फ्लोर के ऊपर रखता हूँ, ओके, तो वो केस में फ्लोर पे अगर मैं रखूंगा तो फ्लोर पे कितना एरिया लगेगा, ओके, यस। तो आपके टेक्स्ट बुक में जो एक्सपेक्टेड है दैट इज द सिंपल कंसेप्ट कि जो हम लोग बोलते हैं एरिया विच इज इक्वल टू व्हाट, एल इंटू बी, ओके। लेकिन हम लोग बोल सकते हैं कि एग्जाम में ऐसा भी एक्सपेक्टेड हो सकता है, okay, कि यू नीड टू डिटरमाइन टोटल सरफेस एरिया, ओके। और टोटल सरफेस एरिया क्या है, तो उसका एक फॉर्मूला है, इट इज व्हाट, ट्वाइस इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ओके। एच यानी क्या, तो ये थिकनेस, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो टी है बेसिकली क्या है, दिस इज एच, ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ टी इज इक्वल टू व्हाट, हाइट। तो इसको फिलहाल क्या है ये ध्यान में रखना है, आप लोगों ने नोट करके रखना है, ठीक है, यस। लेकिन अभी जो टेक्स्ट बुक में एक्सपेक्टेड है उन्होंने बोला हुआ है आपको सिंपल जो सिर्फ ऊपर का जो एरिया है एल इंटू बी वो आपको कंसिडर करना है, ओके, अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक बोल रहा हूँ, यस। एनीवे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो मैं बोलूँगा दिस इज गोइंग टू बी, ओके, लेंथ का वैल्यू कितना है यहाँ पे 4.234, ओके, और ब्रेड्थ का भी वैल्यू कितना है, ओके, 1.005, दोनों ही मीटर में है। तो ये आपको ध्यान में रखना है जब आप मल्टीप्लिकेशन ले रहे हो, दोनों जो लेंथ है वो सेम इसमें होनी चाहिए सिस्टम में, ओके, यस। अच्छा, यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, ओके, ये ध्यान में रखना है। तो आंसर में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसिडर करने हैं हम लोगों को, 4, ओके। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा, ओके, दैट कम्स टू बी
तो ये सॉल्व करके जो आपका आंसर आता है इट कम्स टू बी 4.25517, ओके, यस, मीटर स्क्वायर। अब एकदम सिंपल लॉजिक है, मैं बोलूँगा लेंथ को कितना है, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, ब्रेड्थ में भी कितना है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हमारे आंसर में भी कितना रहेगा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ओके। तो मैं ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स को क्या करता हूँ, ओके, नोट कर लेता हूँ, ठीक है। और बाकी 1 और 7 है उसको हम लोग क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। तो हमारा आंसर आएगा 4.255, ओके, मीटर स्क्वायर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो किस तरह से हम लोगों ने डिटरमाइन किया ये समझे आपको, ये ध्यान में रखना है। जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं दोनों क्वांटिटीज, उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो आपको देखना है, ठीक है। सपोज यहाँ पे 4 होता और यहाँ पे 5 होता इन केस, तो आपको जो लीस्ट वाला है वो कंसिडर करना है, ठीक है, यस। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जब वॉल्यूम का केस समझेंगे तो आपको ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा, ओके। तो वॉल्यूम के केस में मैं ऐसा बोलूँगा, वॉल्यूम इज नथिंग बट इक्वल टू वॉट, एल इंटू बी इंटू लेट अस से थिकनेस, या फिर आप उसको बोल दो हाइट, एच। तो एल इंटू बी इंटू एच ये नहीं हो जाएगा 4.234 इंटू 1.005, ओके, इंटू जो हाइट है आपका, तो वो आपने 0.0201, ओके, जो मीटर में कन्वर्ट किया है वो आपको वैल्यू लेना है, ठीक है। अच्छा, अभी लेंथ में अगेन कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, 4, ब्रेड्थ में कितने हैं, अगेन 4, लेकिन अभी जो हाइट है, जो पार्टिसिपेट हो रहा है फॉर्मूले के अंदर, उसके अंदर कितने हैं, तो हम लोग बोलेंगे 1 2 3, यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है हम लोग, ओके, यस। तो ये लॉजिक के हिसाब से जो हमारा आंसर रहेगा, ओके, तो उसमें भी कितने आएंगे, तो आपको मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसिडर करना है, ओके। तो यहाँ पे हमारे आंसर में हम लोगों को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसिडर करना है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, ओके, आप उसको लॉग से सॉल्व करो या फिर ओके नॉर्मल जो आपका मैथमेटिक्स होता है उससे सॉल्व करो, ओके, मल्टीप्लिकेशन का, तो उससे आपको जो आंसर आएगा दैट विल कम एज 0.0855289117, ओके, यस। अब क्वेश्चन ये है कि सर ने अभी बोला है कि जो लीस्ट है, तो लीस्ट हम लोगों को कंसीडर करना है। तो आप बोलोगे सर लीस्ट कंसीडर करने के पहले हम लोग बोलेंगे एच यानी कितना है, 3, तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से होंगे, तो अगेन हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स कंसीडर करते हैं। जो जीरोस नंबर के लेफ्ट साइड, यस, उसको आप लोग इंक्लूड करोगे क्या, नहीं, यस। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होगा, हाँ, लेकिन आंसर लिखते वक्त हमको लिखना है क्योंकि हम लोगों को उसकी वैल्यू चेंज नहीं करना। तो आप सिग्निफिकेंट फिगर्स कहाँ से काउंट करना चालू करोगे, सो 8 5 5 ये हुए आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ओके। ये सबको आ रहा है समझ में, ओके। तो मैं इसको एज इट इज ऐसे लिख देता हूँ 8 5 एंड 5, ओके, यस। अच्छा, अभी अगर ये सपोज 2 के जगह पे ये नंबर अगर 5 और ग्रेटर देन 5 होता, तो हमारा जो आंसर होता वो होता 0.08, ओके। अब ये जो 5 है, तो जब मैं ये बाकी के डिजिट्स को निकाल देता और ये अगर 2 जो है वो 5 या 5 से ज़्यादा होता, तो जो हमारा जो लास्ट का 5 है वो राउंड अप बन के क्या हो जाता, 6 हो जाता, ओके। अभी आपको ये आ रहा है समझ में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो हमारा जो आंसर है, ओके, दैट इज गोइंग टू बी 0.0855, ओके। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 8.55 इंटू 10⁻⁻², ओके, यस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो वॉल्यूम इज वॉट 8.55 इंटू 10⁻² मीटर क्यूब। और अगर आप यहाँ पे वो कन्वेंशन यूज करते हैं वेयर वी से जो हमारा क्वांटिटी है या जो नंबर है उसको इस तरह से हम लोग लिखते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो आप 8.55 तो यहाँ पे नहीं कर सकते, लेकिन 0.855 इंटू 10⁻⁻1 मीटर, ये क्लियर हुआ आपको, ओके। तो ये जो 8 था तो उसका इंटू 10 मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया 10⁻⁻1। एनीवे, बॉटम लाइन क्या है, आपको पूछा हुआ है सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो मैं बोलूँगा 1 2 3, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ओके। अच्छा, आपके जो टेक्स्ट बुक में आंसर दिया हुआ है वो ये फॉर्मेट में उन्होंने रिप्रेजेंट किया,
लेकिन मैं आपको बोलूँगा इसमें मत दो आंसर आप, ये जो नीचे वाला हम लोगों ने लिखा है उसमें आप लोगों ने आंसर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। यस। और आप लोगों को एक छोटा सा इसके अंदर असाइनमेंट रहेगा, जब आप टोटल सरफेस एरिया निकालोगे तो आपको ये पूरा फॉर्मूला यूज करना है। ओके। अब ये जो पूरा फॉर्मूला है, इसमें आप देखो एच का भी कंपोनेंट आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने लिए, 4। तो जब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, ओके, जिसमें एच आ रहा है, तो एच में एच या फिर जो थिकनेस है उसमें कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो हम लोग बोलेंगे कि इन केस ऑफ थिकनेस और एच देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये केस में हमारा जो आंसर आएगा टोटल सरफेस एरिया, ओके, यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ एरिया में कितने लिए, 4। टोटल सरफेस एरिया में आपको कितना लेना पड़ेगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके। यस। तो फिलहाल हम लोगों को सिर्फ एरिया और वॉल्यूम का पूछा हुआ, ठीक है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि मुझे ये भी सॉल्व करके आप लोगों ने क्या करना है, बताना है, ठीक है, और इसका आंसर क्या आता है। ठीक है। चलो एक बार टेक्स्ट बुक के साथ मैच कर लेते हैं। तो टेक्स्ट बुक में जो पहला आंसर दिया हुआ है दैट इज 4.255। ओके, हमारे भी उतना ही आ रहा है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके। और जो दूसरा दिया हुआ है 8.56 इंटू 10⁻²। ओके, हमारा जो आ रहा है इट इज कमिंग एज 8.55 इंटू 10⁻², और यू कैन से 0.855। तो टेक्स्ट बुक में यहाँ पे 8.55 होना चाहिए था। यस, ये उनकी तरफ से एक छोटा सा क्या होगा, एरर होगा, तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। यस, आई होप आपको ये सम समझ में आया है। ओके, वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, आंसर शुड हैव बीन 8.55 इंटू 10⁻², या फिर ओके अगर मैं प्रॉपर इसमें लिखूँ तो वो होगा 0.855 इंटू 10⁻⁻1 मीटर क्यूब। ओके। यस, तो प्लीज इसको कॉपी कर लेना है, मैं इसको एरेज कर देता हूँ, ठीक है। यस, तो अभी हम लोगों ने सम नंबर 11 किया हुआ है। ओके, अब सम नंबर 11 को रिलेटेड सम नंबर 15 और 16 है, तो वो पहले सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद ये बाकी के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो सम नंबर 15 जो है, तो इसमें आपको क्या पूछा हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, तो उसमें जो पहला है, ओके, दैट इज 0.003 मीटर स्क्वायर। ओके। यस, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, मीटर स्क्वायर। सेकेंड वाला जो है, दैट इज 0.1250 ग्राम इंटू सेंटीमीटर रेज टू -2, यानी ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं मास पर यूनिट एरिया। ओके, ये एक फिजिकल क्वांटिटी, ये बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, जो थर्ड वाला आपको दिया हुआ है दैट इज 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, तो ये जो वैल्यू है ये अर्थ के मीन रेडियस की वैल्यू है, ये ध्यान में रखना है। ओके, अर्थ का जो रेडियस है वो अप्रोक्सीमेटली 6400 किलोमीटर है। ओके, जो नेक्स्ट वाला है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, दिस इज चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। और उसके बाद उन्होंने जो दिया हुआ है, ओके, यस, ओके, जो नेक्स्ट वाला दिया हुआ है उन्होंने दैट इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg। 9.1 इंटू 10⁻31 kg। यस, तो ये हमारा क्या होगा, दीज आर ऑल यू कैन से ऑब्जर्वेशंस और यू कैन से वैल्यूज, ओके, ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। और इस साइड पे हम लोग लिख लेते हैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो पहला वाला जो है, तो मैं बोलूँगा इसमें कितने नंबर है, तो मैं बोलूँगा कि ये जो 3 है ये नॉन जीरो है, तो इसको तो आपको कंसिडर करना है। अच्छा, ये 3 के राइट साइड में कोई जीरो नहीं है। ओके। यस, तो जो लेफ्ट साइड के जीरोज है उसको हम लोग क्या करते हैं, निगलेक्ट करते हैं। ओके, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे सिर्फ ओनली 3 इज वॉट सिग्निफिकेंट फिगर, तो हम लोग बोलेंगे सिर्फ एक ही क्या है सिग्निफिकेंट फिगर है विच इज वॉट 3। ये क्लियर है। सेकेंड इस पे जाते हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे जो नॉन जीरो नंबर्स है 1 2 5 वो तो है ही, लेकिन 5 के बाद आ रहा है जीरो, यानी हम लोगों ने ये सीखा हुआ है 5 के जो राइट साइड में आ रहा है वो जीरो जो है वो आपको कंसिडर करना है। ओके, हाँ, जो लेफ्ट साइड के जीरो है वो कंसिडर नहीं करते।
तो यहाँ पे ये वाला जीरो कंसिडर होगा, लेकिन ये वाला जीरो कंसिडर नहीं होगा। ठीक? यहाँ पे क्रॉस डाल दिया है मैंने इसलिए। सो यहाँ पे टोटल कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 5 एंड 0, ये नहीं हो गए 4। यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, जो भी दो नॉन जीरो है, ओके, तो 6 एंड 4, तो ये हो गया 2। यहाँ पे भी 1 एंड 6, ये हो गया 2। और यहाँ पे 9 एंड 1, तो ये जो भी नॉन जीरो है वो आपको कंसिडर करना है। तो ये आपके हो गए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 4 2 2 2। एक बार टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं, 1 4 2 2 2। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट उन्होंने क्वेश्चन दिया है, द डायमीटर ऑफ स्फीयर इज 2.14 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टू द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, यस, तो ये सम आप कॉपी कर लो, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो आपको दिया हुआ डायमीटर ऑफ स्फीयर इज 2.14 सेंटीमीटर। ओके, डायमीटर ऑफ स्फीयर इज 2.14 सेंटीमीटर। मैं बोलूँगा रेडियस ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 1.07 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको वॉल्यूम निकालना है, तो मैं आपको बोलूँगा कि अभी फिलहाल इसको सेंटीमीटर में ही रहने दो, आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। वैसे करके भी आप सम सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको क्या पूछा हुआ है उन्होंने। ओके, दे हैव ओनली आस्क्ड यू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर टू द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो मैं बोलूँगा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, अब ये फॉर्मूले में 4/3 और पाई ये तो नंबर्स हैं। ओके, यस, तो उसके बारे में हम लोग कुछ अभी डिस्कस नहीं करेंगे। ये नंबर छोड़ के जो फिजिकल क्वांटिटी वो कौन सी है, रेडियस है। अच्छा, रेडियस जो दिया हुआ है, ओके, तो सिंस रेडियस इज टेकिंग पार्ट, हम लोग को ये देखना है रेडियस में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ओके, तो रेडियस में ये हुआ 1 2 और 3। ओके, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, तो हमारा जो आंसर आएगा वॉल्यूम का जो भी फाइनल आंसर, उसमें भी कितने रखने हैं, हमने सिर्फ 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं, और उस तरह से हमको क्या करना है, उसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो जैसे हमारे रेडियस में सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ओके, वॉल्यूम जो है, ये वॉल्यूम जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो उसमें भी कितने आएंगे, ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स विल कम। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी 4/3 into 3.142, okay, into is going to be 1.07 का क्यूब। ठीक है, यस, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और इसका आंसर आएगा। तो इसको जब आप लॉगरिथम से सॉल्व करेंगे या नॉर्मली सॉल्व करेंगे, तो जो आंसर आता है इट कम्स टू बी 5.132। ओके, 3 डेसिमल तक जो आपका आंसर आता है, okay, वो 5.132 आता है। और थोड़ा अगर आप और डिटेल के कैलकुलेशन में जाएंगे तो इसके आगे 1 1 और भी बहुत सारे डिजिट्स आते हैं, बट फिलहाल मैं हमारा जो आंसर है मैं ऐसा लिख देता हूँ, इट इज 5.13211। ओके, आगे के डेसिमल्स मैंने लिखे नहीं है। ओके, अगर आप इसको लॉग से सॉल्व करोगे तो आपका आंसर सिर्फ इतना आएगा 5.132, क्योंकि लॉगरिथम आपको 4 डिजिट्स के आंसर देता है। ओके, यस, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, लेकिन हम लोगों को कितना चाहिए, सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए। ओके, मैं बोलूँगा ये पूरे इसमें नॉन जीरो नंबर्स जो है वो कौन से हैं। तो हम लोग लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, ये पहला नंबर होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा। ओके, यस, तो जो 211 है इसको क्या करना है, हम लोगों को निगलेक्ट करना है। ओके, तो मैं बोलूँगा दिस इज गोइंग टू बी 5.13, और इसका यूनिट जो आएगा दैट विल बी सेंटीमीटर क्यूब। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स दिखाए हम लोगों ने, 3 सिग्निफिकेंट। तो इसका सिंपल कंसेप्ट है कि जो भी ओके पैरामीटर कैलकुलेशन में आ रहा है उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, आंसर में भी उतने ही लेने हैं। ठीक है, यस। अच्छा, सपोज ये नंबर का जो वैल्यू है वो ऐसा आता 5.13, ओके, 2 के जगह पे 6 आता। ओके, तो वापस हम लोग 513 सिलेक्ट करते हैं, लेकिन आंसर लिखते वक्त कैसे लिखते हैं, 5.13, ये 6 जो है इसको तो निगलेक्ट करते हैं, okay, लेकिन ये जो 13 है तो ये क्या बन जाता है आपका 14 बन जाता है। ओके, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे जो नंबर था, जो 2 था, ओके, तो वो जो 2 है इट इज लेस देन 5। तो इफ दिस नंबर वुड हैव बीन 5 और ग्रेटर देन 5, तो हमारा 3 क्या बन जाता, 4 बन जाता। ओके, यस, ठीक है। एनीवे, ये क्या कर लेना है, आप लोगों ने अच्छे से कॉपी कर लेना है। ठीक है, यस। तो अभी हम लोगों ने ओके सम नंबर 15 एंड 16 देखा है, अब सम नंबर 14 देख लेते हैं। ओके, सम नंबर 14 क्या दिया हुआ है,
if the formula for a given physical quantity is capital X equal to a raised to 4 b cube अपॉन c raised to 1 by 3 d raised to half. Okay? इसको पहले लिख लेते हैं हम लोग. Okay? Capital X is a raised to 4 b cube upon c raised to 1 by 3 d raised to कितना दिया हुआ है, d raised to उन्होंने हाफ दिया हुआ है, d raised to half. Okay? So it is x is equal to a raised to 4 b cube c raised to 1 by 3 d raised to half. हमेशा एक बार ये पूरा जो है वो चेक कर लेना चाहिए. a raised to 4 b cube c raised to 1 by 3 d raised to half. Okay? Yes. तो अब ये केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि लेट अस से मैं ऐसा बोलूँगा डेल्टा a अपॉन a कॉमा डेल्टा b अपॉन b डेल्टा c अपॉन c एंड डेल्टा d अपॉन d. इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दीज आर रिलेटिव एरर्स. ओके, इन a कॉमा b कॉमा c कॉमा d रिस्पेक्टिवली. ये तो हम लोगों ने सीखा है. ठीक है. यस. और हम लोग बोलेंगे लेट डेल्टा x बाय x बी रिलेटिव एरर इन x. तो हम लोगों के पास एक फॉर्मूला है. ओके, मैं बोलूँगा इफ x इज इक्वल टू गिवन एज a रेज टू 4 b रेज टू 3 अपॉन c रेज टू 1 by 3 एंड d रेज टू हाफ. तो जो भी पैरामीटर है उसका जो इंडेक्स रहता है या पावर रहता है, एरर निकालते टाइम हम लोग बोलते हैं वो उतने टाइम्स क्या हो जाता है, वो एरर को मल्टीप्लाई हो जाता है. ओके, इन केस ऑफ रिलेटिव एरर. तो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा हुआ है देयरफॉर डेल्टा एक्स अपॉन एक्स. ओके. यस. अब न्यूमरेटर में पहला टर्म कौन सा है, तो इट इज ए. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेल्टा ए अपॉन ए. ओके. यस. अच्छा, उसमें उसका पावर कितना है, 4 है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटू 4 आ जाएगा. तो ये हो गया 4 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 3 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी. ओके. यस. अब यहाँ पे सी क्या है, डिनोमिनेटर में. ओके. तो ले वो डिनोमिनेटर में, लेकिन उसका भी एरर क्या होगा, ऐड हो जाएगा. तो हम लोग बोलते हैं जो एरर है हम लोग वर्स्ट पॉसिबल कंडीशन के लिए निकालते हैं कि मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है. इसलिए डिनोमिनेटर के भी जो एरर है वो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेल्टा सी अपॉन सी. ओके. उसका इंडेक्स कितना है, 1 by 3. तो वो मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस जो डी रेज टू हाफ है तो उसको ऐसे लिख देंगे हाफ डेल्टा डी अपॉन. ठीक है. यस. देयरफॉर मैं ऐसा बोलूँगा परसेंटेज एरर इन एक्स विल बी इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 विच इज गोइंग टू बी 4 टाइम्स. अब यहाँ पे हम लोगों ने LHS को इंटू 100 किया, तो RHS के जितने भी टर्म्स हैं हर एक टर्म को 100 क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा. तो मैं यहाँ पे ऐसा लिखूंगा, यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगा ओके 4 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100. ओके. प्लस नेक्स्ट क्या रहेगा, 3 टाइम्स डेल्टा बी अपॉन बी. ओके. इंटू 100. ये जो भी है ये सब क्या आएगी आपके परसेंटेज फॉर्म में आएंगे बाद में. ओके. प्लस 1 by 3 डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100. ओके. अगेन परसेंटेज प्लस हाफ डेल्टा डी बाय डी इंटू 100. दिस इज ऑल्सो व्हाट, परसेंटेज. इसको अभी लिख लेते हैं 4 टाइम्स डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100. ये हमें दिया हुआ है सब में, चेक करते हैं. तो इन द मेजरमेंट ऑफ ए बी सी एंड डी द एरर्स आर 2%, 3%, 3% एंड 4%. ओके. सो 2, 3, 3, 4 ध्यान में रखो. तो एरर इन ए कितना है, एरर इन ए है 2%. एरर इन बी कितना है वापस, इट इज यस इट इज गिवन एज 3%. तो वहां पे मैं लिख लेता हूँ 3%.
error in C, again it is given as I think 3%, and error in D जो है, okay, तो ये वाला delta D upon D into 100 that is given as 4%. okay, yes, आपको ये वाले वैल्यूज दिए हुए डेल्टा A upon A into 100, ये आपको दिया हुआ है, this value is given as 2%, ये वाली वैल्यू आपको दी हुई है 3%, ये वाली भी वैल्यू ओके आपको दी है 3%, और ये वाली वैल्यू आपको दी है 4%. तो ये आपका होगा 8% plus 9% plus this is going to be 1%, and this is going to be half into 4 यानी 2%. okay, जो टोटल आपका आंसर आएगा that is going to be what 20%. okay, तो मैं फाइनली ऐसा लिखूंगा डेल्टा x अपॉन x इंटू 100, ये आपका आंसर जो आ रहा है that is coming as 20%. okay, तो अच्छे से क्या करना है आप लोगों ने कॉपी कर लेना है. ठीक है, बस एक बार हम लोग आंसर पीछे मैच करके देख लेते हैं. यस, इट इज कमिंग एज व्हाट 20%. यस, तो हम लोगों ने अभी ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन सॉल्व कर लिए. अभी ये क्वेश्चन नंबर 12 और 13 बाकी है. क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? इफ द लेंथ ऑफ अ सिलेंडर इज L which is given as 4.00 plus minus 0.001 centimeter, radius R of the cylinder is 0.0250 plus minus 0.001 centimeter, and mass is given as 6.25 plus minus 0.01 ग्राम. इसमें आप लोगों ने एक नोटिस किया रहेगा कि जो भी क्वांटिटीज है वो CGS सिस्टम में है, तो उसको वैसे ही रहने दो. ठीक है, यस. कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी. ओके, अब आपको समझ में आएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ इसको CGS में क्यों रहने देना है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या बोलेंगे, लेंथ इज गिवन एज व्हाट, लेंथ ऑफ सिलेंडर इज 4 प्लस माइनस 4.00. ओके, तो ये हम लोग लगा देते हैं 4.00, क्योंकि ये जो 2 जीरो है वो क्या डिनोट कर रहे हैं, एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट. ओके, प्लस माइनस 0 पॉइंट कितना बोला हुआ है, 0.001 सेंटीमीटर, 01 सेंटीमीटर. तो बेसिकली हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे डेल्टा एल का वैल्यू जो है वो 0.001 सेंटीमीटर है, और जो एल है इसको आप मीन वैल्यू, ट्रू वैल्यू जो नहीं बोलेंगे हम लोग, इसको मीन वैल्यू बोलेंगे एल, या फिर जो हम लोग बोलेंगे कि एक्यूरेट रीडिंग जो है ओके वो एल है, और जो एरर है वो क्या है 0.001 सेंटीमीटर विच इज डेल्टा एल. तो एल का वैल्यू कितना है 4.00. ओके, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे जो रिलेटिव एरर आएगा, तो यहाँ पे जो रिलेटिव एरर आएगा डेल्टा एल अपॉन एल दैट विल बी 0.001 अपॉन 4. ओके, यस, तो ये आपका हो जाता है. अच्छा, दोनों ही सेंटीमीटर में. ओके, यस, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा. इसको मैं फिलहाल लिख देता हूँ 1 अपॉन 4000. मैंने इसको क्या किया, 1000 से मल्टीप्लाई किया. लेट अस से दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज गिवन एज रेडियस. रेडियस कितना दिया हुआ है, तो आपको जो रेडियस दिया हुआ है, रेडियस इज गिवन एज 0.0250, 0.0250. ठीक है, प्लस माइनस 0.001 सेंटीमीटर. ओके, तो रेडियस के लिए भी जो उन्होंने एरर दिया हुआ है दैट इज 0.001 सेंटीमीटर. तो लिखते वक्त हम लोग ऐसे लिखेंगे, डेल्टा आर की वैल्यू 0.001 सेंटीमीटर दी है, आर की जो वैल्यू है दैट इज 0.0250. ओके, यस, तो हम लोग बोलेंगे देयरफॉर डेल्टा आर अपॉन आर जो रहेगा दैट विल बी 0.001 अपॉन 0.0250. ओके, तो हम लोग क्या करेंगे अब इसको, ओके दोनों जो है उसको हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको मिलेगा 1 अपॉन 20. ओके, यस, न्यूमरेटर को भी 1000 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को भी 1000 से मल्टीप्लाई किया. ओके, दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड.
और नेक्स्ट कौन सा पैरामीटर दिया हुआ है, मास इज गिवन एज 6.25 प्लस माइनस 0.01 ग्राम. ओके, तो मास इज गिवन एज 6.25 प्लस माइनस 0.01. ओके, ब्रैकेट डाल देता हूँ, ग्राम. यहाँ पे भी चाहिए तो हम लोग ब्रैकेट यूज करेंगे लाइक दिस. ठीक है, हम लोग बोलेंगे कि इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, देखो डेल्टा एम इज 0.01 ग्राम और एम का वैल्यू भी कितना है 6.25 ग्राम. ओके, फिलहाल सिर्फ हम लोग यहाँ पे जी से दिखाएंगे, ऐसे जी एम नहीं लिखा तो भी चलेगा. तो डेल्टा एम अपॉन एम जो रहेगा दैट विल बी 0.01 अपॉन 6.25. ठीक है, तो इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1 अपॉन 625. दिस इज योर रिजल्ट नंबर 3. अब हम लोग बोलते हैं डेंसिटी जो है, डेंसिटी क्या है, इट इज मास अपॉन वॉल्यूम. ओके, मास अपॉन वॉल्यूम में मास एज इट इज रहेगा, वॉल्यूम तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि सिलेंडर दिया हुआ है, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, ओके, उसका फॉर्मूला क्या है, इट इज पाई आर स्क्वायर, ओके, इनटू लेंथ ऑफ द सिलेंडर. ओके, तो अगर मुझे रिलेटिव एरर निकालना है या परसेंटेज एरर निकालना है, ओके, इन डेंसिटी, तो वो हो जाएगा न्यूमरेटर में क्या आ रहा है एम, तो डेल्टा एम अपॉन एम. ओके, प्लस अब पाई जो है, पाई का तो कोई यहाँ पे कंसेप्ट नहीं आएगा, आर स्क्वायर है तो उसको मैं ऐसे लिखूंगा डेल्टा आर अपॉन आर, लेकिन ये स्क्वायर है तो यहाँ पे इंटू 2 का फैक्टर आ जाएगा और भले ही डिनोमिनेटर में, लेकिन ये एरर क्या होने वाले, ऐड होने वाले. ठीक है, और लास्ट में रहेगा डेल्टा एल अपॉन एल. तो डेल्टा एम अपॉन एम कितना दिया है 1 अपॉन 625 प्लस ट्वाइस इंटू डेल्टा आर अपॉन आर दैट इज 1 अपॉन ओनली 25 है, यहाँ पे 625 था, यहाँ पे 25 है, प्लस डेल्टा एल अपॉन एल विच इज 1 अपॉन 4000. ओके, यस, अभी ये हमको क्या करना पड़ेगा, पहले सॉल्व करना पड़ेगा. तो 1 अपॉन 625 मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 2500. ओके, प्लस इसको हम लोग क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 200 अपॉन 2500 प्लस 1 अपॉन इज गोइंग टू बी 4000. ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में, ओके, इसको हम लोग कंबाइन कर देते हैं. मैं इसको लिखूंगा 204 अपॉन 2500 प्लस 1 अपॉन 4000. ओके, इसमें से हम लोग 100 कॉमन ले लेते हैं. ओके, यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर सेम थे इसलिए मैंने कंबाइन कर दिया. अच्छा, 1 अपॉन 100 कॉमन लिया तो मेरे पास क्या रहेगा ब्रैकेट में 204, ओके, अपॉन 25 प्लस इज गोइंग टू बी 1 अपॉन 40. एंड 25 एंड 40 का अगर मैंने एलसीएम बोला तो इट इज़ वॉट 200. तो ये 1 अपॉन 100 को हम लोग ऐसे ही बाहर रखते हैं. यस, तो 204 को ऐसे ही लिख देता हूँ. डिनोमिनेटर में मुझे क्या चाहिए 200 चाहिए, तो 25 वॉट्स आर, तो 25 8 आर 200, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू 8 प्लस 40 वॉट्स आर, तो 45 आर, 45 आर 200, तो 1 को भी 5 मल्टीप्लाई हो जाए. यस, तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन ये 200 इंटू 100 यानी कितना हो जाएगा, दिस गोइंग टू बी 20,000, बराबर है. ओके, इंटू अब 204 इंटू 8 ये आपका हो जाता है, इस गोइंग टू बी ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं 32 एंड so this is going to be 1632 प्लस 5. ओके, यस, तो इसको आगे सॉल्व किया तो मैं इस साइड पे लिख देता हूँ, देयरफॉर डेल्टा रो अपॉन रो विल बी इक्वल टू व्हाट, सो 1637, ओके, अपॉन 20,000. ओके, यस, अगर मैं इसका परसेंटेज एरर निकालता हूँ जो हमको पूछा था, ओके, तो वो रहेगा डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100, that is going to be 1637 अपॉन 20,000 इंटू 100. तो ये जो 2 जीरो, ये 2 जीरो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे
और ये 2 0 और इसको अगर मैंने ये किया तो ये बन जाएगा 16, जस्ट अ सेकंड, 16.37 अपॉन, ओके यस। तो ये 2 0 हम लोगों ने कैंसिल कर दिए, बचेगा क्या 2, और इसको डिवाइड कर देते तो ये हो जाएगा 2 8 सा 2 1 सा, फिर रिमाइंडर 1 8 अगेन 2 8 सा 16 एंड 5। तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल कम एज 8.185%। ओके यस, तो ये हुआ आपका परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, 8.185%। ओके, तो इसको एज इट इज जैसा मैंने लिखा है वो कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो जो सम नंबर 12 था उसका हमारा आंसर आया 8.185%, जो टेक्स्ट बुक के साथ मैच हो रहा है। अच्छा, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द प्लैनेट जुपिटर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 824.7 मिलियन किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ, ओके, इट्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 35.72, ओके, सेकेंड्स। ये जो डबल डैश है, ओके, वो किसका है सिंबल? सेकेंड्स का है, ओके। कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द जुपिटर, ओके। तो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, ये जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन है मैंने यहाँ पे नोट करके रखी है। डिस्टेंस ऑफ जुपिटर फ्रॉम द अर्थ इज गिवन एज 824.7 मिलियन किलोमीटर। मिलियन यानी क्या है? तो 10⁶, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो एंगुलर डायमीटर है, अब एंगुलर डायमीटर का मतलब क्या, ओके, तो इमेजिन करो दिस इज द पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, वहां पे मैंने एक टेलीस्कोप फिट किया हुआ है, ओके यस। तो ये पॉइंट से ये जो एरो है वो टेलीस्कोप इंडिकेट कर रहा है। अब जो टेलीस्कोप है, ओके, मैंने पॉइंट बी पे फिक्स किया हुआ है, यानी मैं जुपिटर का, ओके, पॉइंट बी क्या कर रहा हूँ, ओके यस, आई एम ट्राइंग टू सी पॉइंट बी, ओके, यानी जो एक्सट्रीम एंड का पॉइंट है उसको देख रहा हूँ। अब जब मैंने उसको देखा, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, जो टेलीस्कोप का जो आई पीस होता है, ओके यस, तो उसमें क्रॉस वायर होता है, तो उसका जो वर्टिकल वायर है वो हम लोगों ने, ओके, बी के साथ मैच किया। अब हम लोगों ने क्या किया, ये जो टेलीस्कोप था इसको हम लोगों ने, ओके, बाय एंगल थीटा मूव किया, सच दैट अभी जो उसका वर्टिकल वायर है तो वो बी से क्या हो गया, सी पे आ गया, ओके। तो जब वो बी से सी पे आया तो टेलीस्कोप ने जो एंगल बनाया अर्थ के ऊपर, ओके, वो एंगल कितना था, थीटा, और उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज एंगुलर डायमीटर, ओके, फॉर प्लैनेट जुपिटर। अभी ये जो टेलीस्कोप रहता है ना उसके ऊपर एक एंगुलर स्केल रहती है जो आपको एकदम एग्जैक्ट रीडिंग बताती है कि कितने एंगल से हम लोगों ने मूव किया। और इनफैक्ट जब प्लैनेट्स की बात आती है तो हम लोगों को प्लैनेट्स क्या दिखते हैं, एकदम छोटे स्फीयर्स दिखते हैं, तो उनके जो एंगल भी जो सबटेंड होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है थीटा का वैल्यू, इट इज 35.72, ओके, सेकेंड्स, ओके। तो जब हम लोग एंगल्स को मेजर करते हैं, ओके, एक रिलेशन आपको ध्यान में रखना है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 minutes, okay, and 1 minute is equal to, okay, 1 minute is equal to 60 seconds। तो मैं बोलूँगा कैन आई से 1 डिग्री विल बी वॉट, तो इट विल बी 60 मिनट्स यानी कितना हुआ, 60 into 60 दैट इज 3600 seconds, ओके। तो ये रिलेशन को अगर मैंने फॉलो किया दिस मंथ, मुझे क्या मिलेगा, 1 सेकेंड यानी कितना होगा, सो इट विल बी 1 डिग्री अपॉन 3600, ओके। ये क्लियर हुआ आपको? तो एक बात ध्यान में रखना, 1 सेकेंड इन द फॉर्म ऑफ डिग्री क्या रहेगा, सो इट विल बी 1/3600 डिग्री, ये क्लियर है, ओके। सो अभी जो आपको थीटा दिया हुआ है, ओके, वो सेकेंड के फॉर्म में दिया हुआ है, तो थीटा इन डिग्री विल बी व्हाट, थीटा इन सेकेंड्स, ओके, अपॉन 3600, ओके यस, 35.72 अपॉन 3600, ओके। लेकिन अगर मुझे ये जो भी आंसर आएगा, ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट इन डिग्री, तो अगर मुझे ये आंसर रेडियन में निकालना है तो मैं क्या बोलूँगा, दिस विल बी थीटा इन डिग्री इंटू पाई अपॉन 180, दैट इज 35.72 अपॉन 3600 इंटू पाई अपॉन 180। इसको जब आप सॉल्व करोगे, ओके, तो आपको जो आंसर आएगा दैट विल कम एज 0.000173, ओके, इन टर्म्स ऑफ वॉट, रेडियन। तो आप बोलोगे सर ये जो है ये एंगल ये तो बहुत छोटा है, यानी ये नियरली इक्वल टू वॉट, 0 रेडियन है, ओके। तो ये आपको ध्यान में रखना है, तो हम लोग बोलेंगे थीटा सी इज एक्सट्रीमली स्मॉल, ठीक है।
अच्छा, इसमें अभी हम लोग ट्रिगोनोमेट्री यूज करने वाले हैं। तो जब एंगल बहुत छोटा होता है, ये बात आप लोग ध्यान में रखो, ओके। व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, एक रिलेशन है जो आप लोगों को ब्लाइंडली अभी लर्न करना है, ओके। मैं आपको बाद में उसको कभी प्रूव करके भी बता दूंगा, उसका भी आप टेंशन मत लो। व्हेन थीटा इज एक्सट्रीमली स्मॉल, ओके, साइन ऑफ थीटा is approximately equal to tan of theta, which is approximately equal to theta, given that theta is measured in what? Radian. Okay? थीटा किस में मेजर होना चाहिए? रेडियन में. Okay? So इसको मैं बोल देता हूँ, दिस इज आवर रिजल्ट नंबर 1. ये क्लियर है आप लोगों को? ओके, अब एक और बात है, अगर आप ये ट्राइंगल को देखोगे ए बी सी, तो आप क्या बोलोगे? सर ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल लग रहा है, बराबर है? ओके, अच्छा, उसमें मैं बोलूँगा कि अगर ये जो दो प्लैनेट्स हैं, ओके, तो उनके बीच में का अगर मैं डिस्टेंस मेजर करता हूँ, तो हम लोग बोलते हैं कि प्लैनेट्स के सेंटर्स के बीच में का डिस्टेंस क्या है? एक्स, जो ये आपको दिया हुआ है। अब हम लोग बोलते हैं कि कंपेयर टू द डिस्टेंस, जो दोनों प्लैनेट्स हैं उनके डायमीटर या रेडियस क्या है? बहुत स्मॉल है। तो अगर आप सरफेस टू सरफेस डिस्टेंस मेजर करते हो, या सेंटर टू सेंटर मेजर करते हो, या फ्रॉम सरफेस टू सेंटर मेजर करते हो, हर किसी का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग? एक्स लेंगे। मैंने यहाँ पे यही दिखाया। अगर आप सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस लोगे, ओके, तो वो भी कितना रहेगा? इट विल बी एक्स, ओके। या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, अगर आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मेजर करोगे, तो इसका भी वैल्यू कितना रहेगा? इट विल बी एक्स। ये क्लियर है? ओके, वापस मैं बता रहा हूँ कि ये जो दो प्लैनेट्स हैं, ये मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स क्या है? अवे। और जो हर एक इंडिविजुअल प्लैनेट है, उसका जो रेडियस है, इट इज इन थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर। तो अगर मैं थाउजेंड्स और मिलियंस को कंपेयर करूँ, ओके, तो मैं बोलूँगा कि जो दोनों की डिस्टेंस है, ओके, तो वो 10⁻³ टाइम्स क्या है? ज़्यादा है, ओके, यानी उसका ऑर्डर 10⁻³ टाइम्स क्या है? ज़्यादा है। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे, आप डी से लेके ए का डिस्टेंस कंसीडर करो, वो भी एक्स रहेगा। ये पॉइंट से ए का डिस्टेंस कंसीडर करो, वो भी अप्रोक्सीमेटली क्या रहेगा? एक्स ही रहेगा। तो मैं बस आपको इतना बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे ए बी is approximately equal to AC is approximately equal to what? X. और हम लोग बोलेंगे ये जो ट्राइंगल है उसमें थीटा बहुत स्मॉल है, ओके, यस। तो मैं ऐसा बोलूँगा, लेट अस से आइसोसेलेस ट्राइंगल होने की वजह से ये जो दोनों एंगल है, इनको मैंने अल्फा बोल दिया। तो मैं बोलूँगा थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? 180 डिग्री। दैट इज थीटा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? 180 डिग्री। लेकिन हम लोग बोलेंगे थीटा क्या है? तो थीटा बहुत ही निग्लिजिबल है, तो ये थीटा इधर जाके सब्ट्रैक्ट भी करेगा, तो भी हम लोग बोलेंगे 180 में से एकदम छोटा सा पार्ट क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा। तो मैं ऐसा बोलूँगा 2 अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट? 180 डिग्री, ओके। सो अल्फा का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या है? इक्वल टू 90। अब रियल में ऐसा होगा क्या? अल्फा 90 है? नहीं, क्योंकि अगर यही 90 हो गया तो ये जीरो होगा। तो हम लोग बोलेंगे अल्फा क्या रहेगा? सो इट विल बी मे बी 89.9। ये भी क्या रहेगा? 89.9। और ये जो थीटा रहेगा ये 0.2 रहेगा शायद। आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, एक एग्जांपल दिया मैंने। तो ये सब बोलने का मतलब क्या है कि हम लोग दोनों एंगल में से कौन सा तो भी एक एंगल क्या कर लेते हैं? 90 कंसिडर कर लेते। ओके, मैंने एंगल बी को 90 कंसिडर कर लिया। अब रियल में 90 है क्या? वो नहीं, अप्रोक्सीमेटली 90 है। तो अगर मैं ये वाला ट्राइंगल कंसिडर करूँ, ट्राइंगल ए बी सी, तो उसमें मैं बोलूँगा ओके, एंगल बी इज व्हाट? 90 डिग्री, ओके। देयरफॉर tan ऑफ थीटा क्या हो जाएगा? tan ऑफ थीटा हो जाएगा अपोजिट, दैट इज BC अपॉन एडजेसेंट। एडजेसेंट यानी मैं ए बी ले लेता हूँ, ओके, यस। अब ये रिलेशन को मैं थोड़ा यहाँ पे स्पेस में लिखता हूँ। तो tan थीटा, बट व्हाट वी हैव इन इक्वेशन 1 इज tan थीटा इज व्हाट? नियरली इक्वल टू थीटा। तो ये जो LHS है, वहाँ पे tan थीटा की जगह पे मैं क्या डालूंगा? सिर्फ थीटा डालूंगा। तो थीटा इन रेडियन विल बी इक्वल टू व्हाट? BC अपॉन AB। BC यानी क्या हो गया? तो BC इज डायमीटर, उसको मैं D लिख देता हूँ। और जो AB है, तो AB क्या है? AB का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली x है, बट x का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो इट इज 824.7 मिलियन। तो मैं वो यहाँ पे डाल देता हूँ, 824.7 मिलियन की जगह पे इंटू 10⁻6 किलोमीटर। देयरफॉर D क्या हो जाएगा? सो इट विल बी थीटा इन रेडियन। थीटा इन रेडियन का वैल्यू कितना है? 0.000173 इंटू 824.7 इंटू 10⁻6
6 ओके किलोमीटर। इसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आता है, इट कम्स टू बी 0.1427 ओके इंटू 10⁻6 किलोमीटर, या फिर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1.427 इंटू 10⁻5 किलोमीटर ओके यस। एक बार हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट बुक के साथ इसको मैच कर लेते हैं। यस, टेक्स्ट बुक का जो आंसर है इट इज 1.428 इंटू 10⁻5 किलोमीटर, और हमारा जो आ रहा है 1.427 इंटू 10⁻5 किलोमीटर। तो दोनों ही आंसर क्या है, चले गए ओके यस। एक आध कोई डेसिमल में थोड़ा सा फर्क रहा तो आंसर जो है वो एक्सेप्टेबल रहता है, ठीक है। आई होप आपको ये सम समझा है। तो ये जो सम अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है ओके, ये जो मेथड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलक्स मेथड। आई होप आपको ये समझ में आया। तो एक बार आप टेक्स्ट बुक में से भी गो थ्रू करो, अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो पूछो ओके यस। तो आज हम लोगों ने ऑलमोस्ट सब न्यूमेरिकल्स क्या किए, कंप्लीट किए, ठीक है। आपको अभी जो भी डाउट्स रह गए ओके, तो वो न्यूमेरिकल भी मैं आपको सॉल्व करके ग्रुप पे दूंगा ओके। लेकिन प्लीज मेक श्योर कि हर एक न्यूमेरिकल आप खुद से एक बार वापस क्या करो, सॉल्व करो, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग हमारा लेक्चर यहाँ पे स्टॉप करते हैं, ठीक है यस।